स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। ये चैप्टर नंबर 4 है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। तो हम सबसे पहले हर वीडियो में जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो हम यही देखते हैं कि जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, क्योंकि जो चैप्टर होता है उसके नाम से ही उसकी जो पूरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या बताया हुआ है, ये समझ में आता है। तो देखिए भारत के विदेश संबंध। जो भारत है उसके स्वतंत्रता के पश्चात जब उसने भारत आजाद हुआ तो उसके विदेश संबंध किस प्रकार के हुए, उसने किस प्रकार की विदेशी नीति अपनाई, तो इस बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे सामने सबसे पहले हम इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं इस चैप्टर में क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले पृष्ठभूमि क्या होता है, सबसे पहले उसकी भूमिका देख लेनी होती है कि इस चैप्टर में क्या है। तो उस समय की बात यहाँ पर बताई इस चैप्टर में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के आजाद होते ही उसके साथ साथ काफी ऐसे देश थे जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, जिनका शोषण किया जा रहा था, वो किसी के गुलाम थे। तो वो भी क्या हुए थे, वो भी आजाद हुए थे, वो भी मुक्त हुए थे। तो सबके सामने एक ही समस्या प्रकट हो रही थी कि वह अपनी जो विदेश नीति किस प्रकार की बनाए, क्योंकि जो हमारी जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की उसमें क्या है, उसमें बताया हुआ है कि जो 1945 जब विश्व युद्ध, जो दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो विश्व युद्ध था दूसरा, जो समाप्त हुआ था 1945 में समाप्त हुआ था, तो उस समय काफी ऐसे देश थे जो आजाद हुए थे और उस समय दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, एक सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। तो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता था किसी भी नव स्वतंत्र देश को, क्योंकि उसे क्या है, आर्थिक सहायता प्राप्त करनी है। उनका इतना ज्यादा शोषण कर दिया गया है कि उनके पास आर्थिक रूप से वो क्या है, पिछड़ गए हैं। तो वो किसी न किसी एक शक्ति के पास चले जाते थे जो उनका सारा जिम्मा उठाती थी। तो ये जो हालत थी उस समय प्रकट हो गई थी। तो भारत भी एक नया आजाद देश हुआ था, नया स्वतंत्र देश बना था। तो उसके सामने भी यही समस्या थी कि वह अपने आर्थिक समस्या किस प्रकार से प्रबल करे और किस प्रकार से अपने देश को बिना किसी महाशक्ति, या तो वह किसी महाशक्ति में के साथ मिल सकता था, उसकी शरण ले सकता था, या फिर अपने आप को पृथक रखकर, अलग रखकर क्या कर सकता था, अपने आप को स्वतंत्र रखकर अपनी जो विदेश नीति है वो तय कर सकता था और अपने देश का विकास कर सकता था। तो इतना आपने यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा लिया कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस पर आधारित है चैप्टर और क्यों पढ़ा जा रहा है। तो देखिए अब है हमारे सामने, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स अवेलेबल करवा रही हूँ, तो आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी इसका, और फिर आपको क्या करना है, पॉइंट्स याद कर लेने हैं और इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है आपको, जिससे आपके पूरे मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए नेहरू की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य। जो नेहरू थे उस समय, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, और जो नेहरू थे वो हमारे विदेश मंत्री भी थे। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो नेहरू थे वो हमारे विदेश मंत्री भी थे। तो जो विदेश मंत्री है उसके हाथ में ज्यादा पावर थी, ज्यादा शक्ति थी विदेशी संबंध तय करने की, विदेशी नीति का निर्माण करने की। तो जो नेहरू है उन्होंने अपनी विदेश नीति में कौन से 3 उद्देश्य रखे कि इन 3 उद्देश्यों को अपनी विदेश नीति बनाते समय क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो वो कौन से 3 उद्देश्य थे, तो देखिए पहला था संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। नेहरू जी का मानना था कि जो संघर्ष से प्राप्त हमारी संप्रभुता है, हमने जो स्वतंत्रता इतनी मुश्किलों से हासिल की है, हम संप्रभु राज्य बने हैं, संप्रभु देश बने हैं, तो उसको बचाए रखना। हमें ऐसा नहीं करना कि हम किसी दूसरे ऐसी विदेश नीति नहीं बनानी जिससे कि हम दोबारा से किसी के गुलाम हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। तो जो नेहरू का मानना यही था कि जो संघर्ष से प्राप्त, इतने प्रयत्नों के बाद, इतने संघर्षों के बाद हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसे हमें दोबारा से नहीं खोना है और हमें संप्रभु बने रहना है। संप्रभु का मतलब होता है कि किसी के अधीन ना होना, अपनी प्रभुसत्ता कायम रखना।
अब देखिए, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना। अखंडता, अखंडता का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो अखंड है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय अखंडता मतलब है कि हमारा देश अगर देखा जाए तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो हमारा देश है वो एक एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है और एक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। हमारा देश क्षेत्रीय अखंडता को प्राप्त कर चुका था। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जो भी हमारे देश के जो क्षेत्र थे वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए थे कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अखंडता का मतलब एकता से है। तो नेहरू का कहना था कि जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखना, ऐसी नीति बनाना, विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो क्षेत्रीय अखंडता है वो कायम रहे, उसके टुकड़े ना हों। अब देखिए, तेज गति से आर्थिक विकास करना। नेहरू का तीसरा उद्देश्य था कि तेज गति से क्या करना है, हमें आर्थिक विकास करना है। हमारी विदेश नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम इसमें यह भी ध्यान रखें कि हमें तेज गति से, हमें धीमी गति से विकास नहीं करना है, हमें आर्थिक विकास करना है, वो भी तेज गति से। आर्थिक रूप से हमें प्रबल बनना होगा। तो ये 3 उद्देश्य थे नेहरू के। अब चलिए देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन हेतु भारत के संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको ये याद करना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो विश्व में जो भी देश हैं उनके बीच में शांति या सुरक्षा कायम करने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए भारत के जो संविधान है उसमें ऐसे कौन से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत तय किए गए हैं जिसके द्वारा हम शांति व सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से। हमारा जो आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 है, उसमें राज्य के ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत बता रखे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुरक्षा और शांति कायम की जा सकती है। तो देखिए वो कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत दे रखा है हमें, मैं आपको बता दूं, आप केवल इनको याद कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्रश्न आता है या आपसे 4 नंबर पूछा जाता है तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए और फिर इसके अंदर आप 2-3 लाइनों में इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है या फिर जो सुरक्षा है उसमें अभिवृद्धि करना मतलब उसमें विकास करना, उसमें वृद्धि करना। हमारे जो भारत देश है उसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें यह कह रखा है कि हमें ऐसे काम करने हैं, ऐसी नीति बनानी है, अपनी विदेश नीति इस प्रकार की बनानी है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति और सुरक्षा कायम हो सके, उसमें वृद्धि की जा सके। अब देखिए दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र मतलब जो देश हैं, उनके बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। जो भी राष्ट्र हैं, जो भी देश हैं, उनके बीच में हमें क्या करना है, जो न्याय संगत या फिर जो सम्मानपूर्ण संबंध है, जो मधुर संबंध है, मित्रतापूर्ण जो संबंध है वो बनाए रखना है। हमें राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में हमें किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी विधि होंगी, जो भी कानून होंगे और संधि होंगी, उनके प्रति हमें आदर बढ़ाना है, उनके प्रति हमें आदर अपना न्यौछावर करना है, आदर दिखाना है। हमें आदर करना है जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय विधि होंगी और संधियां होंगी, अगर वो सही होंगी तो। ऐसा नहीं कि अगर वो गलत है और थोपी जा रही है हमारे ऊपर तो भी हम उसका आदर करें, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर शांतिपूर्ण और न्याय संगत होने पर ही हम क्या करेंगे, उसका आदर करेंगे। अब फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना। हमें क्या करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, अगर किसी भी देश के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्र से बाहर अगर किसी भी देश के बीच में अगर कोई भी विवाद है तो उसमें हम मध्यस्थ की सहायता से क्या करें, उस विवाद का निपटारा करें, उसे सुलझाएं। तो हम मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं इसमें। अब देखिए गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता। मैंने आपको बताया था जिस समय भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत के सामने कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, कौन सी समस्या हमारे सामने थी कि हम कैसी अपनी विदेश नीति बनाएं और हम कौन से
जो हम कौन से खेमे में शामिल हो, खेमे या फिर गुट में, जो गुट मतलब ग्रुप होता है, तो कौन से ग्रुप में शामिल हो, सोवियत संघ में या फिर अमेरिका में। तो हमारे सामने ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो हमें उस समय क्या करना था, तो हमने हमारे जो भारत के जो जाने माने नेता हैं और जो नेता थे, और इसमें खास भूमिका हमारे नेहरू जो थे, नेहरू जी, उन्होंने अपनी अदा की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश में शामिल नहीं होंगे, हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे। परंतु इसकी आलोचना भी की गई थी। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मानते थे और पार्टियां थी जो मानती थी कि हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए, जिससे हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। परंतु नेहरू का नजरिया काफी अलग था, और इसके साथ साथ वो विदेश मंत्री भी थे, तो उनके हाथ में पावर ज्यादा थी, तो उनका ही फैसला सही माना गया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनका भी मानना था कि हमें अमेरिका के साथ क्या हो जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए। परंतु नेहरू इनके बिल्कुल विपरीत थे। फर्स्ट बुक में जो चैप्टर 1 और 2 है, उसमें गुट निरपेक्षता का जिक्र किया गया है, उसमें गुट निरपेक्षता के बारे में बताया गया है। तो दोनों बुकों में अगर गुट निरपेक्षता के बारे में है, तो अवश्य ही एक प्रश्न गुट निरपेक्षता पर आएगा। हो भी सकता है, पक्का नहीं है, पर इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो देखिए, इसकी विशेषता क्या थी, क्यों अपनाना चाहते थे नेहरू गुट निरपेक्षता की नीति को। किसी भी गुट में शामिल न होना, जो गुट निरपेक्षता का मतलब यही था कि गुटों से अलग रहना, खेमों से अलग रहना, किसी भी देश में शामिल ना होना, किसी भी एक गुट में शामिल ना होना। तो यही इसकी विशेषता थी। स्वतंत्र विदेश नीति, किसी भी गुट में शामिल न होते हुए हम क्या रहे, स्वतंत्र रहे, और अपनी जो विदेश नीति है उसको भी स्वतंत्र रखें। क्योंकि अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाते तो क्या होता, वही क्या तय करता कि हमारी जो विदेश नीति है वह किस प्रकार की होगी। हम उसे अपनी सारी पावर उसी को दे देते, सारी शक्ति उसी को दे देते कि वही राज चलाए हमारे ऊपर इनडायरेक्टली, और वही क्या करे, हमारी जो विदेश नीति है वही तय करे। तो हम क्या हो जाते, दोबारा से गुलाम हो जाते उसी देश के जिस गुट में शामिल होते हम। परंतु जो गुट निरपेक्षता है उसकी विशेषता यही है कि स्वतंत्र रहते हुए अपनी जो विदेश नीति है उसको तय करना, दूसरे देश को सैनिक अड्डा न बनने देना। जो दूसरा देश है, जिस भी देश में हम शामिल होते, अगर हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन नहीं करते तो क्या होता, हम किसी न किसी एक गुट में शामिल होते, तो क्या होता, वो देश हमारे देश में क्या करता, सैनिक अड्डा बनाता। जिस भी गुट में हम शामिल हुए हैं वो क्या करता, हमारे देश में अपना एक सैनिक अड्डे के तौर पर क्या करता, इस्तेमाल करता। परंतु अगर हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे तो इसकी विशेषता यही है, हमारा जो देश है एक सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब देखिए अगली, विश्व शांति और सह अस्तित्व में विश्वास। जो गुट निरपेक्षता की नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह भी कही जा सकती है कि जो विश्व शांति और सह अस्तित्व, विश्व में शांति कायम करने के लिए और सह अस्तित्व, मिलजुल कर रहने में विश्वास कौन जारी कर रहा था, गुट निरपेक्षता की नीति कर रही थी। अगर हम किसी एक गुट में शामिल होते तो दूसरा गुट क्या हो जाता, हमारे खिलाफ हो जाता, हमारी कभी सहायता नहीं करता। परंतु अगर हम दोनों गुटों से अलग रहेंगे, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, तो इससे क्या फायदा होगा, दोनों के दोनों गुट हमारी सहायता करेंगे। क्यों करेंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो गुट जिसमें हम शामिल हुए ही नहीं, वो हमारी सहायता क्यों करने लग गए। मैं आपको बताती हूँ कि वो सहायता क्यों करेंगे। क्योंकि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए तो वो चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है, अगर ना तो हम इसमें शामिल हुए ना इसमें शामिल हुए, तो क्या होगा, यूएसए भी हमारी हेल्प करेगा, हमारी सहायता करेगा, और यूएसएसआर भी। क्यों करेगा, क्योंकि यूएसए सोचेगा कि अगर मैं इसकी सहायता करूंगा तो ये शायद मेरे में शामिल हो जाए, और यूएसएसआर सोचेगा अगर मैं इसकी सहायता करूंगा तो शायद ये मेरे में शामिल हो जाए। पर इससे हमें दोनों तरफ से फायदा हो रहा होगा अगर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जाएगी तो। अब देखिए, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता अपनाने के कारण भारत ने क्यों गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो अपनाई, ऐसा क्यों किया भारत ने। क्योंकि देखिए, इसके बहुत सारे कारण थे। तो देखिए, पहला है स्वतंत्र विदेश नीति। आप कुछ इसकी जो विशेषता है उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि विशेषताएं भी तो देखी होंगी भारत ने, जब ही तो क्या किया है, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है।
खुद तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, साथ ही साथ जो नव स्वतंत्र देश थे जो अभी अभी आजाद हुए थे उनको भी प्रेरित किया कि वो भी क्या करें, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएं और अपना आर्थिक विकास करें। तो देखिए क्यों अपनाए, उसके कौन से कारण रहे होंगे भारत के सामने। सबसे पहले स्वतंत्र विदेश नीति। भारत एक नव स्वतंत्र देश था जिसका अभी आर्थिक रूप से विकास भी नहीं हुआ था, वो पिछड़ा हुआ था और इस समय उसे अपनी विदेश नीति भी तय करनी थी। अगर वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो क्या होता, वो जो गुट है वही क्या तय करता कि भारत को किस प्रकार की विदेश नीति अपनानी है। तो एक तरीके से दोबारा से भारत गुलाम हो जाता। तो इसी सोच को रखते हुए जो हमारे देश ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना ही उचित समझा कि हम अपनी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, विदेश नीति बना सकते हैं। अब देखिए शीत युद्ध का अंग न बनना चाहना, शीत युद्ध का अंग न बनना चाहना। जो भारत है वह शीत युद्ध का अंग नहीं बनना चाहता था, क्योंकि शीत युद्ध हमने जो फर्स्ट बुक है उसमें शीत युद्ध का जिक्र देखा है। शीत युद्ध, उस समय शीत युद्ध था कि युद्ध होने की संभावना तो होती थी परंतु युद्ध नहीं होता था। तो उस समय जो भारत है वह शीत युद्ध का अंग नहीं बनना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह किसी प्रकार से इसको सहयोग दे, इसमें शामिल हो शीत युद्ध में। अब देखिए विकास पर ध्यान केंद्रित। भारत अपने देश के विकास करना चाहता था, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता था, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहता था और अपना जो संसाधन है अपने ही संसाधनों को अपने ही देश में विकास के कार्य में लगाना चाहता था। अगर वह किसी गुट में शामिल हो जाता तो क्या होता, उसके जो संसाधन होती वह जो जिस भी गुट में शामिल हुआ है भारत, वही गुट क्या करता, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करता और अपना फायदा उठाता। परंतु हमें अभी विकास करना था तो हमें संसाधनों की आवश्यकता थी और अपना विकास पूर्ण करना था और अपने संसाधन अपने ही देश में लगाने थे। तो इसलिए भी क्या है, जो भारत है वह गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना चाहता था। दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करना। जो भारत है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी देश है अगर वह गुटनिरपेक्ष रहते हैं, किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, दोनों ही देश उसकी सहायता करेंगे। तो यही सोच थी भारत की कि अगर वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा तो दोनों ही जो महाशक्तियां थी वो क्या करेंगी, भारत की मदद करेंगी। क्यों करेंगी, अपनी तरफ झुकाव करने के लिए, कि वह यही सोच के करेंगे कि शायद भारत हमारे में शामिल हो जाए। तो दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने के चक्कर में भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना चाहता था। नेहरू जी की आदर्शवादिता का मतलब या फिर आदर्शवाद का मतलब होता है कि क्या हो सकता है। इस विचारधारा में यह देखा जाता है कि अगर यह फैसला लिया जा रहा है तो इससे क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकते हैं इससे। तो नेहरू जी का भी यही, जो नेहरू जी की आदर्शवादिता थी, नेहरू जी भी आदर्शवादी थे उस समय। वह भी अगर कोई फैसला लेते तो यही सोचते थे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या होगा, तो इससे क्या हो सकता है। तो इस कारण भी उन्होंने अब ये विचार सोचे और इससे तय किया कि गुटनिरपेक्षता ही क्या है, सही विकल्प है जिसे हम चुनकर अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। अब देखिए भारत के गुटनिरपेक्ष रहने की आलोचना। जब भारत ने यह घोषित कर दिया कि वह गुटनिरपेक्ष को अपनाएगा और जो भी नव स्वतंत्र देश है उनको भी यही कहा कि वह भी क्या करे, गुटनिरपेक्ष को अपनाए, तो फिर जो भारत है उसकी आलोचना की गई कई कारणों से कि जो भारत है वह गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को नहीं अपना रहा है बल्कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जितने भी देश नव स्वतंत्र देश है उनको बेवकूफ बना रहा है। क्यों, इसके ये कारण यहाँ पर लिखा हुआ, तो देखते हैं। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, 1956 की बात है, जब जो ब्रिटेन था उसने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था। तो कोई भी मामला रहा होगा स्वेज नहर का जिसके चलते हुए ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक आक्रमण के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध का नेतृत्व किया। तो इस घटना के प्रति जो भारत है उसने विश्व
उसने विश्वव्यापी रूप से क्या किया, इस घटना का विरोध किया कि ऐसा करना, ब्रिटेन का मिस्र पर आक्रमण करना, वो भी स्वेज नहर के मामले को लेकर, ये सही नहीं है। तो इसका खुलेआम पर विरोध किया भारत ने। परंतु इसी साल 1956 में ही, इसी वर्ष सोवियत संघ ने हंगरी आक्रमण किया। सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया इसी वर्ष, परंतु भारत ने इसके प्रति कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई निंदा नहीं की सोवियत संघ की। उन्होंने, भारत बिल्कुल तटस्थ बना रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा भारत ने। तो इसको लेकर कहा जाता है कि जो भारत का सोवियत संघ की तरफ, यूएसएसआर की तरफ झुकाव रहा है, क्योंकि इस मामले से देखा जा रहा है कि ब्रिटेन ने जब मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने उसका खुलेआम विरोध किया, और इसी साल जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत बिल्कुल चुप रहा। ऐसा क्यों? अगर भारत गुट निरपेक्ष है, किसी भी गुट के समर्थक में नहीं है, तो भारत को सोवियत संघ का भी विरोध इसी प्रकार से करना चाहिए था। विरोध किया तो जो नेतृत्व इसी वर्ष में जो सोवियत संघ है, उसने भी हंगरी पर आक्रमण किया। तो देखिए यहाँ पर हंगरी पर आक्रमण किया था, तो भारत ने यूएसएसआर के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। यूएसएसआर सोवियत संघ को ही कहा जाता है, तो उसकी सार्वजनिक रूप से कोई निंदा नहीं की थी। अब देखिए, भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव के कारण भारत और अमेरिका या फिर यूएसए के संबंध थे, जो रिलेशनशिप था भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें तनाव प्रकट हुए, और इसके कारण यहाँ पर दिए गए हैं कि क्यों तनाव प्रकट हुए। तो देखिए, पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल। कुछ साल बाद जो पाकिस्तान है वह अमेरिकी गुट था, अमेरिकी नेतृत्व वाला जो सैन्य गठबंधन था, या फिर जो अमेरिका के गुट में शामिल हो गया। तो हम यही जानते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद रहते थे, और अभी भी रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद। तो जब भारत ने यह देखा कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तो भारत एक तरीके से अमेरिका से कटता हुआ प्रतीत हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका वाले गुट में शामिल है, तो किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका उसका समर्थन करेगा और भारत का विरोध करेगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या रहता था? मतभेद रहता था। तो इसलिए जो भारत है वह अमेरिका से अलग होता गया किसी ना किसी तरीके से। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई मित्रता से नाराज, और जो भारत है उसने क्या किया? उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो गया। हमने पहले भी देखा था, अभी देखा था हमने कि उसका विरोध नहीं किया था भारत ने। तो जो भारत है उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। उन दोनों के बीच में मित्रता बढ़ती जा रही थी, परंतु भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए रखा और किसी में भी शामिल नहीं हुआ। जब भारत ने देखा कि जो पाकिस्तान है वह अमेरिका में शामिल हो गया है, तो भारत के पास भी तो एक ऐसा सैन्य संगठन होना चाहिए था जो उसका समर्थन करे अगर पाकिस्तान उस पर हमला कर दे तो इसलिए भारत ने सोवियत संघ से अपनी मित्रता बढ़ाई, अपनी दोस्ताना जो व्यवहार है वो प्रारंभ कर दिया। तो इससे जो अमेरिका है वह चिढ़ गया। उसने सोचा कि जो भारत है वह सोवियत संघ में शामिल हो जाएगा, परंतु भारत शामिल तो नहीं हुआ था, केवल मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा था। तो इन दो कारणों से अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं उनमें खटास आ गई। अब देखिए, अफ्रो एशियाई सम्मेलन, जो ये गुट निरपेक्षता है, जो गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत है, फिर गुट निरपेक्षता की जो नीति है, इसका जन्म अफ्रो एशियाई जो सम्मेलन है इसमें हुआ था। तो देखिए, इंडोनेशिया की एक शहर बार्डुम, या आपको याद रखना है नाम, जो इंडोनेशिया का एक शहर बार्डुम था। इंडोनेशिया भी एक नव स्वतंत्र देश था। जब भारत आजाद होने ही वाला था, तो उस समय भारत और भी जितने भी देश थे जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, उनको क्या करना चाहता? स्वतंत्र करवाना चाहता था। तो इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में भारत का प्रमुख हाथ रहा है। तो इंडोनेशिया के एक शहर बार्डुम में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। इंडोनेशिया का एक शहर था जिसका नाम था बार्डुम, उसमें अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था। तो इस बार्डुम सम्मेलन के नाम से ही जाना जाता है। इसको अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है और साथ साथ में बार्डुम सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये इसका फर्स्ट नेम है और ये इसका सेकंड नेम है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं।
नेहरू के नेतृत्व में मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन। जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, कुछ माह बाकी थे आजाद होने में, मार्च 1947 में ही हमारे भारत देश का नेतृत्व कर रहे थे नेहरू, उन्होंने एशियाई संबंध सम्मेलन का गठन किया था, आयोजन किया था उसका। और इसके बाद उन्होंने 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में अफ्रो एशियाई सम्मेलन का क्या किया, आयोजन किया, जिसमें गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। आपको याद रखना, इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी, जिससे आगे जाकर गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वह तैयार हुई और जितने भी देश है उन्होंने इसको अपनाया। तो ये जो अफ्रो एशियाई सम्मेलन है, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? तो देखिए, इसके मुख्यतः ये दो उद्देश्य थे। आर्थिक व सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देना। आर्थिक रूप से जो नव स्वतंत्र हुए जो देश थे उनका ही सम्मेलन था ये अफ्रो एशियाई सम्मेलन। तो जो आर्थिक रूप से जो कमजोर देश थे, क्योंकि जितने भी देश थे सम्मेलन में लगभग 55 जो देश थे उनका एक सम्मेलन हुआ था, जिस अफ्रो एशियाई सम्मेलन में लगभग 55 देश शामिल हुए थे। तो जो भी देश थे वो नव स्वतंत्र देश थे, तो उनका आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, विकास हो। कैसे हो? वो आपस में सहभागिता करे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करे। क्योंकि अगर भारत नव स्वतंत्र देश है, नया आजाद हुआ देश है, तो और भी जितने भी देश थे वो भी तो नए आजाद हुए देश थे, नव स्वतंत्र देश थे। तो यह अपेक्षा की गई इस सम्मेलन के द्वारा कि जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करने में। अब देखिए, उपनिवेशवाद का विरोध करना, इसका दूसरा उद्देश्य था कि जो उपनिवेशवाद है उसका विरोध किया जाए। क्योंकि इस समय भी जब 1955 में यह सम्मेलन रखा गया था तो इस समय भी कुछ ऐसे देश बच गए थे जो अभी भी गुलाम थे, तो उनको गुलामी से आजाद करवाना, उपनिवेशवाद का विरोध करना। और आगे कभी भी ऐसा ना हो कि कोई भी देश दोबारा से गुलाम हो, तो इसका भी ध्यान रखना इस सम्मेलन का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो चैप्टर है यहीं पर स्टॉप करना होगा। अगर अच्छे समझ में आया हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।